हम सभी फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के अंतर्गत अभी तक फोर्स की डेफिनेशन और साथ ही साथ हम लोगों ने यह पढ़ा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्स या कहें टू फोर्स लग रहे हों, दो फोर्सेस लग रहे हों, तो उनके थ्रू ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा, हम लोगों ने इसकी जानकारी ली। साथ ही साथ हम लोगों ने यह पढ़ा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। इन सब बातों में सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ मोशन को एक बार फिर समझ लेना जरूरी होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों में यह कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन। क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इस स्टेट ऑफ मोशन की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि उस परिभाषा के अंतर्गत हम स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। स्टेट ऑफ मोशन किसी भी चीज, किसी भी स्थिति में फोर्स को या फोर्स के इफेक्ट के बारे में स्टडी करने का एक सिस्टम होता है, जिसको बहुत ही सामान्य भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं, वह ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है और आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन से क्या समझते हैं। तो बस आपको उसके स्टेट ऑफ मोशन के बारे में दो बातें बतानी होंगी। पहला, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, और दूसरा, वह ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए हमने किसी बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल मूव करने लगा, मान लीजिए वह इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट बॉल, देन बॉल moves with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड in the east direction। मतलब जब हम कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और हम उस समय हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब उस समय हमें अगर उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना हो, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में दो बातें बतानी होंगी। पहला, उसकी स्पीड क्या है, दूसरा, वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब सीधी सी बात, यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करनी होती है, तो हम दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी स्टेट में भी रहता है, तो हम कहते हैं वह ऑब्जेक्ट जो है जीरो स्पीड में है। बाकी बातें स्टेट ऑफ मोशन की के बारे में और डिटेल बातें हम अगले चैप्टर में करेंगे, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। आइए आज देखते हैं, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम फिर से एक बार इस पर डिस्कशन कर लेना चाहते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। स्टेट ऑफ द मोशन किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि a force can change the state of motion means the force can change the speed as well as direction of the motion। मतलब कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर दोनों को चेंज कर सकता है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। आप सभी क्रिकेट देखते ही हैं, सभी बच्चे देखते होंगे लगभग। आप क्रिकेट में देखते हैं कि कोई भी बैट्समैन होता है, जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है, तो वह बॉल को एक स्पेसिफिक स्पीड और डायरेक्शन देकर बैट्समैन के पास भेज देता है, और बैट्समैन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसके स्पीड को भी चेंज कर देता है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। मतलब वो पूरी तरह स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। एक बात बच्चों ध्यान देना, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यह नहीं है कि स्पीड में भी चेंजिंग हो और डायरेक्शन में भी चेंजिंग हो। किसी एक में भी चेंजिंग हो जाएगी, एटलीस्ट वन। दोनों में हो जाए तो अच्छी बात है, बट किसी एक में भी चेंजिंग हो जाएगी, या तो स्पीड में चेंजिंग हो जाए, या तो डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाए, या दोनों में चेंजिंग हो जाए। किसी भी स्थिति में, इन तीनों परिस्थिति में हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो गया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
और हमने क्या किया, फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम कर दिया, पर डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तो भी हम कहें कि देयर इज अ चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ द मोशन। मान लीजिए कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया बॉल को, बॉल चला गया बाउंड्री के बाहर। तो हम लोगों ने उसके डायरेक्शन, उसकी स्पीड को कोई चेंजिंग नहीं की, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया एक फोर्स अप्लाई करके, तो भी हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो गई, उसके स्पीड में भले ही चेंजिंग ना हो, केवल डायरेक्शन में चेंजिंग हुई है। तो या तो दोनों चेंज हो जाते हैं, तो भी हम कह देंगे कि स्पीड स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो गई है। आइए देखते हैं, a force can change the state of the motion. Let us now find out what happens when a force acts on an object. Activity 11.3. Take a rubber ball and place it on the level surface, such as a tabletop or a concrete floor. Now, gently push the ball along the level surface. उस एक बॉल को लीजिए, उसको किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दीजिए, जैसे टेबल हो या कंक्रीट की फ्लोर हो, मतलब स्मूथ हो। स्मूथ होने का मतलब है कि आप उस पर जितना फोर्स लगाए पूरा पूरा फोर्स उस पर एक्ट हो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और उस बॉल को आप पुश कीजिए। डज द बॉल बिगिंस टू मूव, क्या बॉल मूव करना शुरू कर देता है? पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट स्टिल मूविंग, बॉल को फिर से पुश कीजिए जब वो मूव कर रहा हो। तो पहली चीज देखिए, शुरू में आपने बॉल को रखा था, बॉल स्टेशनरी था, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से मूवमेंट डायरेक्शन में चला गया, अब वो अभी मूव कर रहा है, और फिर हम अगेन उसको पुश कर रहे हैं। पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट स्टिल मूविंग, जब ये मूव कर रहा उस समय इसे फिर आप पुश कीजिए। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, क्या इसकी स्पीड में चेंजिंग होती है? तो आप कहेंगे हाँ होती है। स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, यह क्या होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? तब आप कहेंगे दोनों हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी, आइए इसको समझ लेते हैं। जब कोई भी बॉल अगर मूव कर रही है और अगर हम फोर्स उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, मतलब हमारे फोर्स का डायरेक्शन और बॉल का मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, तो उस बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यदि हम बॉल के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे फोर्स का डायरेक्शन और बॉल के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो बॉल की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, अब आप मूविंग बॉल के सामने अपनी हथेली रख दीजिए, तो बॉल आके उसे टकरा के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट, और जैसे ही बॉल आ रही है अपने पाम को रखे रहिए, हथेली को रखे रहिए, और जैसे ही बॉल आती है एकदम हल्की सी टच करती है, तुरंत हथेली को अपना हटा दीजिए। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, क्या ऐसा लगता है कि आपका पाम जो है बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है? व्हाट हैपेंड टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, तो आपको लगेगा कि बॉल आती है, आपके पाम से टकराती है, तो आपके पाम और बॉल के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन से आपको जो बॉल की स्पीड जो है वो पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, या इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो बॉल की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। What would happen if you let your palm hold in the moving ball, और आप पाम को ना हटाइए, रखे ही रहिए वहां पर, होल्ड किए रहिए, तब क्या होगा, बॉल जो है रुक जाएगी, स्टेशनरी स्टेट में चली जाएगी। You might recall similar situations, for example, while taking a penalty kick in the football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at the rest and so its speed was 0. इसी तरह की बातें होती हैं जब आप अपने स्कूल में, हम लोग के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है तो आप ध्यान देते ही होंगे कि जब कभी पेनाल्टी किक अगर होती है तो जो प्लेयर होता है वो बॉल, एक प्लेयर जो होता है वो बॉल को रख देता है, और उस समय बॉल क्या होती है, स्टेशनरी पोजीशन में होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, और हम फोर्स इस तरीके से प्लेयर लगाता है कि वह बॉल का गोल कर दे। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, और उस समय क्या करता है गोलकीपर, डाइव करता है या जंप करता है, कुछ भी इस तरह से करता है कि बॉल को क्या, गोल को क्या कर ले, बचा ले। गोल को कैसे बचाता है, बॉल को रोककर बचाता है। बॉल को कैसे रोकता है, वो मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि बॉल रुक जाती है।
By his action, goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. अगर वह बॉल को स्टॉप कर देता है या इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है कि वो गोल होने वाले रीजन में न जाए, तो इस तरह से वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है स्कोर, तो उसके अगेंस्ट में कोई स्कोर न हो। ये द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है गोल को स्टॉप करने में, तो बॉल की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो तक चली जाती है, मतलब वो स्टेशनरी होने की स्थिति में भी चला जाता है। दिस ऑब्जर्वेशन suggest that a force applied on an object may change its speed। तो क्या होता है, उसके कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में आ सकता है, स्टेशनरी पोजीशन में आ सकता है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, यदि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वह मूविंग कंडीशन में आ सकती है। और चौथी बात क्या होती है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से मूवमेंट में है, तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है। मतलब समराइज फॉर्म में हम देख लें सभी बातों को, तो फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. Okay? If the force is applied in the direction opposite to the direction of the motion, then it results in a decrease in the speed of the object. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स तो ऑब्वियसली जो है स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। हमें लगता है कि अब तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आई होंगी तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए। नेक्स्ट, Paheli is curious to know whether application of force can only change in the speed of an object। क्या पहली इच्छुक है जानने के लिए, क्यूरियस है, ठीक है, यह जानने के लिए कि क्या फोर्स के थ्रू केवल हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को ही चेंज कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको पता करते हैं। इस एक्टिविटी 11.4 को पढ़ने से पहले फिर हम चलते हैं अपने क्रिकेट के फील्ड में और देखते हैं ये बॉलर जब बॉलिंग करता है और बैट्समैन हिट करता है बॉल को, दो बातें करता है। एक, बॉल की स्पीड को वो चेंज करता है। अगर बॉल स्लो आ रही है, कोई स्पिनर है बॉल स्लो फेंक रहा है, ठीक है, स्पिनर के बॉल स्लो होते ही हैं, तो क्या करता है वो, ठीक है, फोर या सिक्स के लिए वो स्पीड बढ़ा देता है और साथ ही साथ वह बॉल के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। और ये दोनों किसके हेल्प से करता है, फोर्स के हेल्प से करता है। मतलब फोर्स स्पीड के साथ साथ मूवेबल ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ओके, आइए देखिए एक्टिविटी 11.4। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस as you did in the activity 11.3 means previous activity। Make a ball move by giving it a push। इसको पुश करके बॉल को मूव करा दीजिए। Now place a ruler in its path as shown in the figure 11.8b। 11.8b में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रूलर रखा गया है, बी फिगर में देखिए सामने रख दिया गया, बॉल आ रही है, सम एंगल पर एक रूलर रख दिया गया है। Now place a ruler in the path as shown in the figure 11.8b। In doing so, you would apply a force on the moving ball। आप उस पर एक फोर्स लगाते हैं मूविंग बॉल पर। Does the ball continue to move in the same direction after it strike the ruler? क्या रूलर से स्ट्राइक करने के बाद भी बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करता है? Repeat the activity and try to obstruct the moving balls by placing the ruler in such a way that it makes different angle to its path। रूलर
जो है बॉल से अलग अलग एंगल बनाता रहे। इस तरीके से जो है आप रूलर को बॉल के रास्ते में रखिए और बार बार आप इस चीज को चेक कीजिए कि वह क्या सेम एंगल पर मूव कर रहा है या फिर क्या बार बार जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वह डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर चेंज हो रहा है कि सेम एंगल पर चेंज हो रहा है। इन ईच केस यू नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द रूलर से स्ट्राइक करने के बाद प्रत्येक स्थिति में, ईच एंड एवरी सिचुएशन में आप बॉल के डायरेक्शन को नोट कीजिए कि किस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। ए में क्या था, फिगर ए ये बता था पुरानी वाली एक्टिविटी हमारी जिसमें कि हम स्टेशनरी बॉल के ऊपर फोर्स लगाते थे तो बॉल मूव करने लगा था। सेकंड बी में क्या था, वही मूव करता हुआ बॉल आगे आ रहा है और रास्ते में हम लोग अपना स्केल रखते रहे हैं, ठीक है, रूलर रखते रहे हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। आइए देखें आगे। Let us consider some more examples. In the game of the volleyball, players often push the ball to their teammate to make a winning move. आप देखते होंगे वॉलीबॉल में सबसे ज्यादा डायरेक्शन चेंजिंग वाला खेल होता है। उसमें जैसे बॉल आ जाती है टीम के पास तो पहले वो क्या करता है, एक दूसरे को शेयर करते हैं बॉल इस तरीके से कि जिसकी पोजीशन सबसे सही सेट हो अपोजिट टीम के अकॉर्डिंग, जिससे कि उसका विनिंग मूवमेंट हो जाए, मतलब ऐसे कह सकते हैं विनिंग गोल हो जाए। गोल वर्ड वॉलीबॉल में तो नहीं यूज करते हैं, विनिंग मूवमेंट हो जाए। Sometimes a ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. तो क्या होता है इसमें, डायरेक्शन को भी तो चेंज किया जाता है, स्पीड भी चेंज किया जाता है, स्पीड तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है। इन द क्रिकेट अ बैट्समैन, आ गया क्रिकेट वाला हम लोग का। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of the motion of the ball in this case? आप सोचिए खुद, मैंने कई बार इसको बता दिया। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of the force. आप समझ रहे होंगे इस चीज को। Can you give a few more examples of this kind? अब आप अपने घर में इस तरह के एग्जाम्पल्स ढूंढिए जिसमें कि आप फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। साइकिल चलाते हैं, हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हैंडल को मूव करा देते हैं, पूरे साइकिल की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। आगे देखिए, अ चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही यही बात आपको समझाने का प्रयास किया था। फिर से देखिए, अ चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो स्टेशनरी हो या मूवमेंट की कंडीशन में, अगर उसकी स्पीड में चेंजिंग हो जाती है और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजिंग हो जाती है या दोनों में चेंजिंग हो जाती है, मतलब स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे क्या, चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। हम कहेंगे कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो गई। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. Means state of motion में यदि हमको चेंज करना हो तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना होगा। Thus it स्टेट ऑफ मोशन की जो येलो किया हुआ है इसमें स्टेट ऑफ मोशन की डेफिनेशन दी गई है, मैंने बार बार आपको समझाया, आप देख लीजिए और आप अब समझने में सक्षम हो चुके हैं। Thus it means that the application of force would always result in the change in the state of motion of the object. इसका मतलब यह हुआ, क्या आप ये समझते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग मिलेगी, उसका रिजल्ट स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग होगी। तो समझ ही रहे हैं और या हम इस चीज को समझ चुके हैं, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो या तो उसकी स्पीड में चेंजिंग होगी या तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग होगी या तो दोनों में चेंजिंग हो जाएगी, मींस स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग उसके हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग होगी यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं।
It is common experience that many a time application of forces does not result in the change of the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply a maximum force that you can exert. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश द वॉल. हम वॉल को पुश करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. आइए इसके बारे में देखते हैं. अच्छा, दूसरी टॉपिक आगे. आइए फिर से इसको डिस्क्राइब करते हैं. क्या है कि यदि हम कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट है और हेवी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग नहीं होती है. मतलब जब ऑब्जेक्ट हिल डुल ही नहीं रहा है, जहां है वैसे ही स्टेशनरी बना हुआ है, तो वैसे ही मतलब उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है, नहीं स्पीड में चेंजिंग हो रही है, तो हम कह देते हैं कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. मतलब सॉरी, कोई स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग नहीं हो रही है. आइए देखते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट, थोड़ा ये जो टॉपिक है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, तैयार रहिएगा समझने के लिए. सॉरी. हाँ. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हेवी है, देखिए हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अपनी इनर्शिया होती है. इनर्शिया का मतलब यह होता है कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहता है पहले से, वो अपने आप को उसी पोजीशन पर बनाए रखना चाहता है. कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो अपने आप को स्टेशनरी पोजीशन में ही बनाए रखना चाहेगा, चाहे वो कितना भी हेवी हो या कितना भी लाइट हो. एक मोबाइल ही टेबल पर रखा हुआ है तो वो नहीं चाहेगा कि हमको हटाया जाए वहां से. आप फोर्स लगाएंगे तो जितना उसका मास रहेगा उसके अकॉर्डिंग वह उतना अपोज करेगा अपनी मोशन का. और यही कारण है कि यदि कोई हेवी बॉक्स के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. एक बात हो गई इनर्शिया की. दूसरी बात है फ्रिक्शन फोर्स. जब कोई हेवी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स उस हेवी ऑब्जेक्ट के का सरफेस जो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उससे, मतलब हेवी ऑब्जेक्ट के सरफेस और जिस सरफेस पर रखा है उसके सरफेस दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इनर्शिया के बारे में भी और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी, तब ये बात समझ में. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है और इसलिए कर सकता है. आप घरों में देखते होंगे रोटी बनता है. रोटी जब बनाई जाती है किचन में देखते होंगे माता जी रोटी बनाती होंगी तो आटा रहता है, जो आटा को गूथा जाता है, ठीक है, जिसको डफ कहते हैं हम लोग इंग्लिश में. आटे की जो गूथा है तो उस पर लगातार फोर्स लगाया जाता है जिससे कि उसका अलग अलग शेप देखने को मिलता है. और फिर उसे एक यूनिफॉर्म शेप, कभी रोटी कभी पराठा कभी पूरी की शेप में उसे बना दिया जाता है. ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप दिए जाते हैं ये सभी किसी न किसी फोर्स के रिजल्ट होते हैं. आइए देखते हैं इसके बारे में. आप इन एक्टिविटी को देख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन सबके बारे में बताया गया है. आपको देखकर देखना होगा कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है कि नहीं है. आप इसे सॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी को देखकर. नेक्स्ट, अब इन ऑब्जर्वेशंस में आप देखिए कि यहाँ देखिए आटे को गूथा जाता है. जब आटे को गूथा जा रहा है तो यहाँ पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस गीले आटे के शेप में लगातार चेंजिंग हो रही है, अलग अलग शेप बन रहा है इसका. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर शेप में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है. ये आपकी साइकिल की सीट है और आप इस पर बैठे हुए हैं. जब आप अपना पूरा वेट इस पर दे देते हैं अपनी इस साइकिल की सीट पर तो जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये दोनों स्प्रिंग क्या हो जाता है, उसी सिचुएशन में रहता है, नहीं थोड़ा दब जाता है, बड़ा हो जाता है. हम कहते हैं कि फोर्स लगाने पर इसका भी शेप जो है चेंज हो गया. एक कील है, कील से एक रबर बैंड लगाकर हम उसे नीचे की ओर खींचते हैं, देखते हैं कि रबर बैंड का भी शेप जो है चेंज हो जाता है. पहले राउंड शेप में था, गोल था, सर्कल की तरफ, अब ये लंबा हो गया. सर्कल मतलब सेमी सर्कल दोनों साइड हो गया, सिलेंड्रिकल से सिलेंड्रिकल नहीं कहेंगे, सेमी सर्कल और साथ में जो है रेक्टेंगल लग गया है.
इस तरह से अलग अलग तरीके से दिख रहा है हम लोग को कि कोई एक वेट आप सॉरी कोई एक वेट आप रख दिए हैं किसी स्केल के ऊपर या कोई ऐसी सॉफ्ट कोई चीज है तो उसका शेप जो है चेंज हो जा रहा है, बीच में जो है वो दब जा रहा है। इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझ देख रहे हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके शेप में चेंजिंग हो सकती है। आइए देखिए आगे। What do you conclude from the observation noted in the table 11.2? जस्ट ऊपर वाला टेबल जिसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वही टेबल 11.2। आप क्या कंक्लूड करते हैं इन ऑब्जर्वेशन से? कंक्लूजन तो पता ही है सबको कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंजिंग हो सकती है। पहले वाले सेक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो जा रही है। सेकंड सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में भी चेंजिंग हो सकती है। व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट? एक इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून है, अगर हम उसके ऊपर दिक्कत आ गई मेरे वीडियो में, देखें क्या हो गया। अरे एक मिनट बच्चों, आइए देखते हैं फिर से। व्हाट हैपन व्हेन you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? एक inflated balloon है जिनको आप अपने हथेलियों के बीच में दबाते हैं तो क्या पाते हैं? ऑब्वियसली उसके शेप में चेंजिंग हो जाती है। जब हम फोर्स लगाते हैं अपने पाम के बीच में दबाने का मतलब कि फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में चेंजिंग हो जाती है। व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डफ व्हेन इट रोल्ड टू मेक अ चपाती? जब कोई डफ मतलब होता है गुथा हुआ आटा, ठीक है, तो डफ के ऊपर गुथे हुए आटे को ऊपर जब हम एक मिनट फिर से देख लें। व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डफ? डफ की जो बॉल बनाई जाती है, छोटी छोटी गोलियां जो बनाई जाती हैं, व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती? चपाती के लिए जब हम चपाती बनाने के लिए उसके ऊपर हम रोलिंग करते हैं बेलन की तो क्या होता है, तो चपाती बन जाता है। मतलब हम जब उसको रोलिंग करते समय उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं जिससे जो हमारा स्फेरिकल शेप में जो डफ था अब वो डिस्क के शेप में आ जाता है और चपाती बन जाता है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल? टेबल के ऊपर एक बॉल, रबर की बॉल रखी हुई है, जब उसको आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उस बॉल के भी शेप में चेंजिंग हो जाती है। इन ऑल दिस सिचुएशंस यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। इस तरह से क्या होती है, ऑब्जेक्ट की शेप में चेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द above एक्टिविटी यू वुड रियलाइज दैट। आइए पूरे आज की पढ़ाई का पूरा कंक्लूजन हम लोग ले लेते हैं। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव कर सकता है। गारंटी नहीं है कि करेगा ही, कहीं ज्यादा भारी हुआ तब नहीं करेगा। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करता है तो क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस कारण ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। हाँ, इसलिए मे वर्ड लगाया गया है, मस्ट नहीं लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। अ फोर्स मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट इफ इट इज मूविंग। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, मे चेंज द स्पीड मतलब इसकी गारंटी हर समय नहीं है कि स्पीड जो है चेंज हो ही जाए। अ फोर्स मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अ फोर्स मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंजिंग ला सकता है। A force may cause some or all of these effects। और फोर्स जो है इनमें से कुछ इफेक्ट या एक ही साथ सारे इफेक्ट भी शो कर सकता है। While a force may cause one or more of these effects, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that
नॉन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। बिना फोर्स के एक्शन के इनमें से कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। Thus, an object cannot move by itself. ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता है, जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड बाय इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता है। और आप कहेंगे इसमें कि नहीं सर, जब हम बॉल को मूव कराते हैं किसी सरफेस पर तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि स्पीड अपने आप चेंज नहीं हो सकती है। हाँ बच्चों, स्पीड अपने आप चेंज नहीं हो सकती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में, किसी भी बॉल ग्राउंड में फेंक देते हैं, अगर वो स्लो डाउन हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कोई अदर फोर्स लग रहा है जो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर वहां पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है, तभी उसकी स्पीड स्लो हो रही है। बिना फोर्स के स्पीड स्लो नहीं हो सकती है। Thus an object cannot move by itself. It cannot change the speed by itself. It cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. ये सब अपने आप नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए सोचिएगा, फिर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चनिंग आवर में बताइएगा, फिर इसको समझा देंगे। शेप और साइज में क्या डिफरेंस है? किस स्थिति में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया, और किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो गया? ये आपके लिए रीजनिंग है। नेक्स्ट अगला हमारी हमारी क्लास होगी टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से फोर्स को कहते हैं हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से फोर्स को कहते हैं, उनके क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।